नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट बाल विकास के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पेपर जो है पेपर 1 पेपर 2 के लिए बाल विकास के जो भी टॉप 30% मिलेंगे आप लोगों को, ये दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोगों को पता है, बस लेवल का फ़र्क रहता है, प्रश्न दोनों में से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से अटेंड करना है और अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र व्यक्ति के सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता से संबंधित है। ठीक है, तो बाल विकास का कौन सा क्षेत्र व्यक्ति के सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता से संबंधित है। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक संज्ञानात्मक विकास। मानसिक दिया जाएगा या फिर संज्ञानात्मक विकास ऑप्शन में मिलेगा। ये व्यक्ति के सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता से संबंध रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। ठीक है, तो बाल विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है बाल विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। 2 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोरावस्था को। ठीक है, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक, जिसे हम जैविक कारक भी कहते हैं, ठीक है, आंतरिक कारक है। तो आंतरिक कारक बताना है। ठीक है, जो बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है, आंतरिक कारक कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो 3 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक यहाँ बोला गया था, आंतरिक तो वंशानुक्रम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। बच्चों में सृजनात्मकता कहाँ गया, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद इसका राइट आंसर देखेंगे। चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ करके अपना राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क उद्दोलन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। भाषा विकास के अंतर्गत भाषा अर्जन उपकरण का संप्रत्यय किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म दिया गया भाषा अर्जन उपकरण, तो इस शब्द पर फोकस करना है, का संप्रत्यय किसने दिया था। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चॉम्स्की। याद रखिएगा, ये पूरा नाम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, बट ऑप्शन में ज़्यादातर चॉम्स्की देखने को मिलेगा, तो इतने से ही टिक कर लेना है। तो चॉम्स्की यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6। बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की गति सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत बोला गया शारीरिक विकास की गति सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है, यानी शरीर का विकास। ठीक है, तो बताना किस अवस्था में सबसे तेज होती है। तो 6 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शैशवा अवस्था में। कब, तो आप बताएंगे शैशवा अवस्था। ठीक है, तो शैशवा अवस्था यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह परिभाषा किसकी है। तो परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो उन्हीं में से एक परिभाषा यहाँ पर आ चुकी है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह परिभाषा किसकी है। तो 7 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन झा। याद रखिएगा, यह परिभाषा किसकी है, तो आप बताएंगे बी एन
झा की परिभाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। ठीक है, बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ठीक है, तो 8 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत भय और क्रोध को क्या माना जाता है? संवेगात्मक विकास के अंतर्गत, तो किसके? तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत भय और क्रोध को क्या माना जाता है? तो 9 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। तो 9 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संवेग। ठीक, क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे संवेग। ठीक है, जिसे हम इमोशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। बाल विकास के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है बाल विकास के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो 10 के 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सटीक आंसर पढ़ेंगे और बताएंगे अपना राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के सभी विकास जो होते हैं ये बाल विकास के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के सभी विकास जितने भी शामिल हैं वो सभी के सभी बाल विकास में शामिल हैं। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 11। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको यहाँ पर बताना है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ऑप्शन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये तो फुल फॉर्म इनका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा एडवर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 12। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के प्रसिद्ध प्रयोग में किस जीव का उपयोग किया था? यानी थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था ये बताना है। 12 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्ली पर। तो थॉर्नडाइक ने ठीक है अधिगम के प्रसिद्ध प्रयोग के लिए किस जीव का इस्तेमाल किया? तो आप बताएंगे बिल्ली का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने मुख्य नियम दिए? तो आपको यहाँ पर बताना है थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने मुख्य नियम दिए। तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल मुख्य 3 नियम दिए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने मुख्य नियम दिए? तो आप बताएंगे 3। इनकी संख्या पूछी जाती, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या है 14। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है? अब थॉर्नडाइक के जो 3 नियम थे वो तीनों के तीनों यहीं पर आप पढ़ लेंगे। मुख्य कितने नियम है थॉर्नडाइक के? तो आप बताएंगे 3। अब इसमें तो 4 दिए गए, लेकिन इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक का नहीं है वो पहचानना है। तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों के तीनों थॉर्नडाइक के नियम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15। देखिए इवान यहाँ पर लिखा है पावलोव, इसे पावलोव कर लीजिएगा क्योंकि पावलोव ठीक है यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा वो हुआ है। इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में घंटी की आवाज़ क्या है? ठीक है, तो घंटी की आवाज़ क्या है? तो यहाँ पर देखिए उन्होंने भी प्रयोग किया था, उसमें घंटी की आवाज़ पर वो सिखा रहे थे। तो 15 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अनुबंधित उद्दीपक था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 16। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो आपको बताना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर देखना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्किनर।
ठीक है, तो स्किनर साहब थे यहाँ पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 17। स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से किस जीव पर किए थे? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से किस जीव पर किए थे, तो जीव का नाम बताना है यहाँ पर। तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चूहे और कबूतर पर, दोनों पर किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? सूझ पूछे या अंतर्दृष्टि कहे तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, तो इनके प्रतिपादक का नाम बताना होगा। तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोहलर। नाम ये देखने को मिलेगा, ये तो शुरुआत का इनका, बट इस पे फोकस करना है, ठीक है। कोहलर शॉर्ट फॉर्म में ही दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। कोहलर ने गेस्टाल्टवादी प्रयोग के अंतर्गत जिस चिंपांजी पर शोध किया था उसका नाम क्या था? तो कोहलर ने किस पर जो प्रयोग किया था? चिंपांजी पर, उसका नाम रखा गया था, उसका नाम क्या था ये पूछा गया है। तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुल्तान नाम था उसका। क्या नाम था उसका? तो आप बताएंगे सुल्तान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? किसके हिसाब से? जीन प्याजे के अनुसार, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग बताना है। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष। क्या है उम्र? तो आप बताएंगे 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 21। देखिए यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ZPD का क्या अर्थ है? इम्पॉर्टेंट है ये यहाँ पर ZPD, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, इसका संबंध किससे है, इसका अर्थ क्या है? तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका मीनिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? तो आप बताएंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29। भारतीय मानक के अनुसार एक पूर्ण सूक्ष्म शिक्षण का चक्र की कुल अवधि कितनी है? तो किसकी? तो याद रखेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि बतानी है। किसकी? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि बतानी है, अवधि कितने मिनट की होती है, ठीक है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 29 का राइट आंसर हो जाएगा, 29 का राइट आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा? श्रृंखला हमारी थोड़ी सी ये हो गई, 21 के बाद 22 आना चाहिए था, 29 आ गया, अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए 29 का राइट आंसर यहाँ पर दे देते हैं, तब तक प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर तो बता ही सकते हैं। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि जो रखी गई है वो 36 मिनट रखी गई। कितनी रखी गई है? तो आप बताएंगे 36 मिनट, ठीक है। चलिए 30 वाला भी देख लेते हैं, फिर आगे जो भी बचे हैं उनको भी कवर कर लेते हैं जो छूट गए हैं बीच के। तो देखिए 30 का बताएंगे, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद या चरण कौन सा होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कहें या प्रथम चरण कौन सा होता है? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाठ योजना बनाना। ये सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कहें या प्रथम चरण कहें, तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रथम चरण या पद जो कहलाएगा वो पाठ योजना बनाना होगा। तो चलिए जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। 21 के बाद 22 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ये छूट गए थे हमारे प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 22वां प्रश्न जो दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान और समझ का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान
और समझ का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। देखिए 22 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया से, सामाजिक अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 23 को यहाँ पर देखेंगे, सीखने की गति जब शुरुआत में तीव्र होती है और बाद में क्रमिक रूप से धीमी हो जाती है तो उसे कौन सा वक्र कहते हैं? अब सीखने की गति जब शुरुआत में तीव्र हो और बाद में क्रमिक रूप से धीमी हो जाए तो उसे कौन सा वक्र कहा जाता है? वक्र पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्नतोदर वक्र। इसे कॉन्वेक्स कर्व के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर वक्र का नाम दिया गया ऋणात्मक त्वरित वक्र। ठीक है, या तो ये मिलेगा या फिर यहाँ से मिलेगा, नहीं तो आप इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, इससे ही आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24, सीखने की प्रक्रिया में पठार बनने का मुख्य कारण क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है सीखने की प्रक्रिया में पठार बनने का मुख्य कारण क्या है? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पठार तभी बनेगा जब थकान, अरुचि या प्रेरणा का अभाव होगा। ठीक है, तब मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो थकान, अरुचि या प्रेरणा का अभाव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? अब बोला गया है अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित, अफेक्ट कौन करेगा? व्यक्तिगत कारक बताना है, यहाँ पर व्यक्तिगत पे फोकस करना है, उसके हिसाब से अपना आंसर बताना है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षार्थी की परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत कारक यहाँ पर हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26, शिक्षण की प्रक्रिया को लिखा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना और इसके 3 ध्रुव कौन से हैं? अब देखो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना, उसका भी नाम यहाँ पर है। यहीं से एक और प्रश्न अच्छा सा बन गया, इसके 3 ध्रुव कौन से हैं? वो 3 ध्रुव को भी यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन ड्यूवी। ठीक है, जॉन ड्यूवी याद रखिएगा, यहाँ पर ये हैं इनका नाम है। साथ ही साथ वो इनके 3 ध्रुव क्या हैं, जैसे शिक्षक है, शिक्षार्थी है और पाठ्यक्रम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया? तो आपको यहाँ पर बताना है शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया। तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणिक शिक्षण का सूत्र नहीं है? अब प्रमाणिक शिक्षण सूत्र नहीं है तो नहीं पर कौन सा नहीं है वो बताना है। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमूर्त से मूर्त की ओर ये यहाँ पर शिक्षण नहीं है, प्रमाणिक शिक्षण सूत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी ज्ञात से अज्ञात की ओर ये है, सरल से कठिन की ओर यह भी है, पूर्ण से अंश की ओर यह भी है, बट अमूर्त से मूर्त की ओर ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 30% देखे हैं। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इसलिए हमने 29 वाला पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 28 के बाद हमने सारे कवर कर लिए और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहीं से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और फ्री में आप PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।